बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले गंडापुर का फार्मूला जो है वो काम कर गया है सेनेट में, और कुछ अदाद शुमार अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये बात मैंने सेनेट इलेक्शन से पहले भी कही थी, लेकिन शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी। कम से कम एक सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें गंडापुर ने गिफ्ट की हैं इस वक्त PDM की जमातों को। कम से कम एक सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो कन्फर्म है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद को जो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये ज़रा चार्ट आप देखिए, इसमें पहली लाइन में मुराद सईद हैं, इनको एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 8। फैसल जावेद खान को एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 4। मिर्ज़ा अफरीदी को 3 और नूरुल हक कादरी को 3। अगर इन सारे वोट्स को आप जमा कर लें तो टोटल 18 वोट ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाया हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 वोट इस तरह के पड़े जो ज़ाया हो गए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्लमंदी से इलेक्शन लड़ती, या उनकी नीयत होती एक सीट और निकालने की, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त होती, जो दस्तयाब की आदत है PTI की उनको, कि वो एक सीट और निकाल लें। क्योंकि देखें ना, 2/3 अक्सरियत भी तो पूरी करनी थी ना। वो जो एक गोल्डन फिगर था 5 सेनेटर्स का, वो भी अपोजिशन को देना था। लिहाजा कौमी असम्बली में तो उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी कर ली है। अब सेनेट में उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, ताकि इसके बाद जब भी वो कभी आईनी तरमीम करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, या उन्हें दोबारा मार धाड़ ना करनी पड़े, बंदे ना उठाने पड़े, MNA जो हैं या सेनेटर जो है उनको गायब ना करना पड़े। तो बस किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपोजिशन के बंदे इकट्ठे किए, उनसे आईनी तरमीम करवा ली, जो दिल किया। चाहे वो फाटा को वापस ले जाएं, चाहे वो मादनियात छीन लें खैबर पख्तूनख्वा की, जो मर्जी करें, वो उनकी मर्जी है। बहरहाल ये तो फिगर जानबूझकर ऐसा लगता है कि बंदोबस्त किया गया कि 5 सीटें अपोजिशन को देनी है। अब ये देखें कि 18 इजाफी वोट जो ज़ाया किए गए, जिनमें 8 वोट मुराद सईद को, 4 फैसल जावेद को, 3 मिर्ज़ा को और नूरुल हक कादरी को दिए गए। ये 18 वोट अगर ना दिए जाते और ये खुर्रम ज़ीशान को पड़ जाते, या ये इरफान सलीम को पड़ जाते, तो वो भी सेनेटर बन जाते। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। आप अपोजिशन की अगर 3 सीटें देखें जो वो जीते हैं, तो उनमें एक सेनेटर तलहा महमूद हैं, उन्हें 18 वोट पड़े हैं। अताउल हक हैं, उन्हें वोट पड़े हैं 17, और नियाद अहमद हैं, उन्हें वोट पड़े हैं 17। तो इस तरह जो अपोजिशन के वोट हैं वो 18, 17 और 17 थे। अपोजिशन का जो टॉप वोट लेने वाला शख्स है उसको 18 पड़े हैं, और यही फिगर हमेशा निकलना था, क्योंकि वो 2 को 18 दिला देते तो तीसरे के 16 रह जाते। तो उनका एक तीसरा उड़ना ही उड़ना था अगर ये 18 वोट जो इजाफी हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5वें उम्मीदवार को दिलवा देती। तो सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये सीट दे दी गई जानबूझकर अपोजिशन को, ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो जाए, अपोजिशन भी खुश हो जाए, और मुराद सईद सेनेटर बन गए। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन भी खुश हो जाए। एमल वली खान ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की अली अमीन गंडापुर पे। वो ये कहते हैं कि अली अमीन को मुबारक हो, अली अमीन ने पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी बना दिया, जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेटर भी बना दिया, मुस्लिम लीग नून का सेनेटर भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन PDM को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। मुझे ताने दिए गए, गालियां दी, खुद पंजाब से बंदा लाकर पख्तूनों का नुमाइंदा बना दिया। ये जनाब एमल वली खान ने कहा है अली अमीन गंडापुर को। अब बातें तो सुननी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इरफान सलीम के मामले को लेकर, जिसने रोते हुए ये कहा कि मैं अपने कागजात नामजदगी वापस ले रहा हूँ। ये वो वर्कर है जिसका सर फट गया, ये वो वर्कर है जो कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ, ये वो वर्कर है जो कई दफ़ा ज़ख्मी हुआ, ये वो वर्कर है उसने अपना घर बार नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, ये वो वर्कर है जो बचपन से इमरान खान के साथ है। अपनी सियासत का आगाज़ इसने इमरान खान साहब से शुरू किया। आतिफ खान साहब ने इसके हक़ में आवाज़ उठाई है, शाहिद खटक ने इसके हक़ में आवाज़ उठाई, और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो इसके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना था, मिर्ज़ा अफरीदी को खुश रखना था, पैसे वाले लोगों को खुश रखना था, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुश्किल फैसले किए। एक तो मिर्ज़ा अफरीदी जैसे अनपॉपुलर आदमी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर भाग गया था, उसको वापस लाकर इन्होंने बनाया सेनेटर, और दूसरा एक अपने सेनेट की नशिस्त की कम से कम कुर्बानी दी ताकि एस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाए, और अपोजिशन के पास जो इस वक्त की हुकूमत है, या KP में वो अपोजिशन है लेकिन वैसे तो PDM की जमात ने, उनके पास 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी आ जाए, ताकि वो जैसी चाहे मनमानी करें, जैसी चाहे वो आईनी तरमीम पास करें, और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ना रहे। तो ये अब एक गेम है, और इस पर बहुत सारे और लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ तो उठती रहेगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट करेगी क्या? वो मिर्ज़ा अफरीदी को भी आने वाले दिनों में हीरो बनाएंगे। कैसे? जैसे माजी में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे हीरोज़ बनाए हैं। इजाज़त मिल जाएगी रोला रोला डालने की, कार्रवाई डालने की, काम शाम करने की, तो थोड़ा बहुत वो आगे आएंगे, थोड़ी बहुत इजाज़त मिल जाएगी, ताकि कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत भी आ जाए।
तो मिर्जा अफरीदी के लिए थोड़ा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रूम छोड़ा जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो फिर बहुत सारी अजीब बातें करना शुरू हो जाएंगे। ये होता कैसे मैं बताता हूं। जावेद हाशमी साहब का एक ट्वीट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारा एस्टेब्लिशमेंट का गेम समझ आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है और इस तरह की कार्रवाई डालती कैसे। जावेद हाशमी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि जो आईएसआई के चीफ थे, उस वक्त कौन थे आईएसआई के चीफ जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था, हम सब जानते हैं, नदीम अंजुम साहब। तो वो कहते हैं जो आईएसआई के चीफ थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें जितवा भी देंगे। यानी नदीम अंजुम साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि आईएसआई के चीफ ने कहा हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें जितवा देंगे, हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना। अब यही मिर्जा अफरीदी साहब को भी अलाउ हो जाएगा। जैसे गंडापुर साहब भी तनकीद कर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर आकर डी में दाखिल होने से इनकार कर देते हैं कि डी में नहीं जाऊंगा, बाहर से वापस आ जाते हैं, गोल नहीं कर पाते। अली अमीन गंडापुर कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो गोल नहीं करते। तो तनकीद करने की इजाजत होती है। ऐसी इजाजत और भी बहुत सारे लोगों के पास ये इजाजत रही है, माजी में भी रही है। ख्वाजा आसिफ भी आपको पता है, नवाज शरीफ भी जब डील हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो तनकीद भी करते थे साथ। वो कहते नहीं हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना। ये ऑफर किया गया जावेद हाशमी साहब को, लेकिन जब असेंबली में वोट वगैरह देने का वक्त आए तब हमारी बात मान लेना बस। यानी जब वोट डालना होगा, हमने कोई आईनी तरमीम करवानी होगी, अपनी कोई कार्रवाई डालनी होगी, तब आपने हमारे साथ खड़े हो जाना, अदरवाइज हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करते रहना, जैसा एग्जैक्टली एमल वली खान कर रहा है। एमल वली खान क्या करते हैं कि हर कानून साजी में, हर मुश्किल वक्त में एस्टेब्लिशमेंट का पूरा साथ देते हैं। फजल रहमान साहब भी यही करते हैं और फिर उसके बाद टका के तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। एस्टेब्लिशमेंट हर उस सियासतदान से या सियासी जमात से खुश रहती है जो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे, लेकिन वक्त आने पर एस्टेब्लिशमेंट का गंदा काम कर दे। यानी आप बुरा भला जितना मर्जी कहें एस्टेब्लिशमेंट को, आप कहें बहुत बुरे हैं, मुल्क को लूटते हैं, आप ये भी कहें कि कारोबार करते हैं, आप ये भी कहें कि सियासत में मुदाखलत करते हैं, आप ये भी कहें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आप ये भी कहें कि निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, जो मर्जी आप कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आए तो आप उनकी बात मान लें, लेकिन जब उनके अपने मफाद के ऊपर बात आए तो आप उनकी बात मान लें। तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही ऑफर जावेद हाशमी साहब के बकौल जावेद हाशमी साहब को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने या डीजी आईएसआई ने या चीफ जो थे आईएसआई के, उन्होंने एक ऑफर ये जावेद हाशमी साहब को दी थी। नादरीन, अब क्योंकि तहरीक का वक्त आ रहा है तो लाहौर में गिरफ्तारियों का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है। लाहौर से ही हमेशा ये सिलसिला शुरू होता है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और फुटेजेस जो है वो अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ कारकुनों के डेरों पे, घरों पे, दफ्तर पे, हर जगह पे पुलिस छापे मारना शुरू हो चुकी है और ना सिर्फ घरों पे छापे मारे जा रहे हैं बल्कि दफातर पे भी, और कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। ये गंद तो हमेशा पीएमएलएन मारती है। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी रवायती हरीफ जमातें जो हैं वो इस काम में माहिर हैं। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इकट्ठा कर दिया है, सारा गंद इकट्ठा करके हमने एक टोकरा बना दिया है और वो टोकरा हमने अपने सर पे उठा लिया है और अब मिलके गंद मार रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कुचलना है और उनको चलते चले जा रहे हैं। कोई उनके हक में आवाज नहीं उठाता, वो मार खाई जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिजिलियंस बढ़ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी आइडिया कि उनके खिलाफ नफरत में भी इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा पहले वो लाहौर में वो चाचा साजिद जो था, उसने जो अल्फाज बोले थे, जगह जगह आप जिससे मर्जी पूछ लें, लोग कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। पाकिस्तान के जिस मर्जी चौक में चले जाएं, जिस मर्जी गांव में चले जाएं, पूछे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपके कानों को हाथ लग जाएंगे। नहीं यकीन आता तो जाके चेक कर लें। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मकबूल है, उसे बोले कि जाके किसी भी चौक में खड़ा होकर चेक कर ले, उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है और क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो टिकटॉकर है, जाली हुकूमत है, तो वो तो हर किस्म का जबर, हर किस्म का जुल्म और हर किस्म की फस्तायत ये लोग करते हैं। हसन नियाज़ी साहब का एक ट्विटर अकाउंट गर्दिश कर रहा है, ये अकाउंट बनाया गया है शायद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे जो है वो एक ट्वीट भी जो है वो इसका शेयर किया है, और अगर पीटीआई ऑफिशियल ने शेयर किया तो इसका मतलब है कि ये हसन नियाज़ी का अपना एक ट्विटर अकाउंट जो है वो सामने लाया गया है। हसन नियाज़ी का ये जो ट्विटर अकाउंट है ये 2025 में ही, अभी जून 2025 में ही बना है और अभी इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि पीटीआई ने इसको शेयर किया है तो फिर हम ये यकीन कर सकते हैं कि ये उनका अपना अकाउंट है। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने बताया कि चेयरमैन इमरान खान को जेल में किस कदर संगीन और अजियतनाक हालात का सामना है, दिल बहुत परेशान है, उनके साथ रवा रखा जाने वाला सलूक साफ तौर पर हरासती तशद्दुद है, इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी और मकामी तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक ही नहीं बल्कि नाकाबिल कबूल है। ये जनाब हसन नियाज़ी का एक ट्वीट आया, बड़े लंबे अरसे के बाद कोई चीज़ उनकी तरफ से सामने आई, मैंने आपके सामने रख दी है। एक और भी बड़ी कार्रवाई डाली गई नाज़रीन, ये कार्रवाई डाली गई अदालत में। ये जो जरा हुई है ना पिछले दिनों गवाहान की, 9 मई का तो सारा का सारा बयानिया उड़ गया, हर चीज़ तबाह हो गई। अब 9 मई के पल्ले कख नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा।
अगर इंसाफ होता हो ना पाकिस्तान में एक रत्ती बराबर भी, तो ये 9 मई वाला जो पूरी फाइल है उठा के जज अदालत से बाहर फेंक दे कि इसके अंदर पल्ले ही कख नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने टके का काम नहीं किया, कोई गवाह इनका काम का नहीं था, ना तफ्तीशियों ने कोई तफ्तीश की है। हर चीज गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से की गई है और भोंडे तरीके से की गई है। कानून शहादत बिल्कुल किसी किस्म का किसी चीज पे इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। कोई तरीकाकार होता है ना, कोई मुरवजा तरीका होता है, किसी तरीके पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। बल्कि अब ये हुआ कि जिना के दौरान जो सवाल जवाब हुए जिनमें ये फंस रही थी प्रोसिक्यूशन और गवाहान, उनमें कुछ सवाल जवाब भी रिकॉर्ड के अंदर से मिसिंग है। अब ये मिसिंग किए हैं तो इसको बदनीयती भी कहा जा सकता है। तो अदालत में ये नुकता उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, तो फिर उसके बाद कहा गया नहीं जी इसको ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आप देखें कि ये कहां कहां पे दाव लगाते हैं और कितना विजिलेंट रहना पड़ता है वकीलों को जब वो मुकदमा लड़ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट या उनके आलाकारों के खिलाफ। तो नाजरीन एक और खबर है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये जबरान इलियास साहब ने इसको शेयर किया है, यूएई से ये खबर है और ये एक अपील भी है पाकिस्तानियों की जानिब से। और अगर यूएई की गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है तो उन्हें इसके ऊपर कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहिए। जबरान कहते हैं 2 पाकिस्तानी सिटीजन है, एक का नाम है सलमान रजा और दूसरे का नाम है जुनैद जहांगीर, और ये मिसिंग है यूएई से, यानी यूएई के अंदर मौजूद थे दुबई में और ये वहां से मिसिंग है। 10 महीने हो गए हैं इनको लापता हुए। और एक नई स्टोरी आई है जो ये मेंशन कर रही है या ये बता रही है कि इन्हें यूएई की लॉ इन्फोर्समेंट ने डिटेन किया था। अब खबर ये आ रही है कि इनको यूएई की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने डिटेन किया था, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं। 10 महीने हो गए ये बंदे लापता, पता नहीं ये यूएई में है या किसी के हवाले कर दिए गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इनको ले गई हों। लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज इन्वेस्टिगेट एंड रिलीज देम एज दे वर लाइकली डिटेन्ड फॉर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज who are curbing free speech in Pakistan, and this detention seems to be their overreach in UAE. Salman and Junaid's family members are ill. Please return them to their families. वो कह रहे हैं उनके घर वाले भी बीमार हैं, उनको वापस कर दें। और ये डिटेन किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही आज़ादी सारे राय नहीं है और जो लोग बाहर बोल रहे हैं शायद इन्होंने वहाँ तक रीच आउट किया होगा। भारत इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस केस के ऊपर हम नज़र रखेंगे। ये 2 लोग हैं, ये यूएई से गायब हुए। कुछ लोग ये कहते हैं खबरों के मुताबिक कि शायद इन्हें वहाँ पे डिटेन किया गया था यूएई की इंटेलिजेंस या उनके इदारों की जानिब से, और उसके बाद से अब तक 10 महीने हो गए, इन लोगों का कुछ पता नहीं है। और ये खबर जो है वो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने भी दी है, ये अमेरिकन जरीदा है और इसके अंदर भी ये खबर छपी हुई है। नाज़रीन जो बलूचिस्तान वाला सानिया पेश आया था एक खातून को और एक मर्द को जो है वो पसंद की शादी पे मुबैना तौर पर गोलियाँ मार दी गई थी। एक को 5 और एक को 7 गोलियाँ मारी गई, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब सरफराज बुगटी साहब वापस आए और उन्होंने आकर ये इंकशाफ किया कि नहीं ये खातून भी पहले शादीशुदा थी और मर्द भी था, तो उन्होंने कहानी का एक नया रुख बताया है। लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग कोई ना करे तो बेहतर है, पहले सबसे जो है वो आप इन बंदों को गिरफ्तार करें जिन्होंने ये किया है, फिर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी हरकत करता है या कोई गलत हरकत करता है तो अदालतें मौजूद हैं, कोई अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता। और अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इसकी तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, तब मामला पता चलेगा। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इनकी जानिबदारी नजर आ रही है मुल्जिमान की तरफ, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें ये जो सरदार है जिसने ये कत्ल करवाए, जिसके हुक्म के ऊपर ये कत्ल हुए हैं, अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आता है सरफराज बुगटी इनके साथ बैठा हुआ है। ये सरफराज बुगटी के दाएं जानिब अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको वो सरदार नजर आता है। अब ये पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी पड़ा हुआ है टेबल पे। इसका मतलब है कि जब बुगटी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और बलूचिस्तान में जिम्मेदारी संभाली उसके बाद की तस्वीर है। तो एक ताल्लुक तो अब एक तरह से बन रहा है कि बैठ के तसल्ली से मुलाकात हो रही है इस आदमी से, सरफराज बुगटी की। और सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शख्स का नाम सरदार साहब कह के लिया है, सरदार साहब। और एक और प्रोग्राम में भी, टीवी प्रोग्राम में भी यही कहकर लिया है। अब यही वजह लगती है कि इस सरदार के साथ जो है वो थोड़ा नरम सलूक किया जा रहा है, ना इसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ना इसके मुंह पे काला कपड़ा डाला जाता है, ना इसको घसीटा जाता है, ना इसके ऊपर सख्ती की जाती है, और इसका छोटा सा रिमांड भी होता है, बड़ा रिमांड भी नहीं होता। अगर इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखें तो ऐसा लगता है कि ये तस्वीर इसकी वजह है, या सरफराज बुगटी का कोई गहरा ताल्लुक इस आदमी से डायरेक्ट या किसी और तवस्सुत से निकलता है, जिसकी वजह से सरफराज बुगटी साहब जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, मामले को दूसरा रुख भी दे रहे हैं, बंदे के साथ नरमी भी बरती जा रही है, और सरफराज बुगटी साहब की ज़ुबान के साथ शहद लिपटा हुआ है जब वो इस आदमी के बारे में बात करते हैं। तो नाजरीन अब एक और आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 चीज़ों के ऊपर इस वक्त। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा है,
जुल्म और बर्बरियत और जबर जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत कौम। दूसरा, इंसानियत के नाते ही सही जो कुछ गजा में हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको इस सिलसिले को रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा करना चाहिए एक इंसान होने के नाते। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 134 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इनमें से 115 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो खुराक की तलाश में थे, जो खाने के इंतज़ार में एक जगह खड़े थे और वहीं पे वो शहीद कर दिए गए इजरायली फोर्सेस की जानिब से हमला करने के बाद। ये कितनी अफसोसनाक बात है। एक तो वो लोग भूखे हैं, फाका ज़दा हैं, निहत्ते हैं, और दूसरा उनके ऊपर लगातार शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। 60,000 के करीब लोग अब शहीद हो चुके हैं मौजूदा हमलों में, और दुनिया इसे रोकने की कोशिश करती है, ज़ोर लगाती है, बात करती है, लेकिन इसराइल और उसकी हमायत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सॉलिड अमल दरामद नहीं हो पाता जंगबंदी पे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके हवाले से एक दावा भी किया था, वादा भी किया था, लेकिन अभी तक जंगबंदी नहीं हो पा रही। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।